कार्यक्रम महासंग्राम में चुनाव का विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार स्वागत है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है नव्या, आपको बता दें बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। परिवार सहित गृहग्राम जेत में उन्होंने मतदान किया है और महिलाओं को मिठाई भी खिलाई है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। परिवार सहित गृहग्राम जेत में मतदान किया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने वो जो है महिलाओं ने मिठाई भी खिलाई है। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया, गृहग्राम जेत में मतदान किया है और महिलाओं को मिठाई भी खिलाई है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है और मतदान करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हाँ, उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आज इन्होंने भी मतदान का प्रयोग किया। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान किया है। अनुपम राजन ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है। 4 इमली मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने मत का प्रयोग किया है। अनुपम राजन ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला है। 4 इमली मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है उन्होंने। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ से कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया मतदान। गृहग्राम वीरपुर में मतदान किया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति भी साथ में रहे मौजूद। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसन्न है। सेल्फी पॉइंट पर इन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई है। ग्राम वीरपुर में मतदान किया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति भी इस समय वहां पर मौजूद हैं। सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर खिंचवाई। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना ने वोट डाला है। मतदान शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंची और आपको बता दें कि मतदाताओं से भी मतदान करने की उन्होंने जो है अपील की है। बड़ी खबर बता रहे छत्तीसगढ़ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना ने वोट डाला है और मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। तो क्या कुछ कहा है कि अपील की है मतदान करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने, रीना ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना ने वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता सुशील कुमार ने मतदान किया है। आपको बता दें कि सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट डाला है। प्रणीति शिंदे ने वोट डालकर की मतदान की अपील। बीजेपी पर जमकर बरसी और लोगों में भाजपा के खिलाफ बहुत गुस्सा है और आज लोकशाही की जीत होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस नेता सुशील कुमार ने मतदान किया। सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट डाला। प्रणीति शिंदे ने वोट डालकर मतदान की अपील की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने। इस तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में। दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। 2 बार से कैंडिडेट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको 3 बार से मैं यहाँ से विधानसभा लड़ चुकी हूँ और ये मेरी पहली लोकसभा है जो मैं लड़ रही हूँ लोगों के आशीर्वाद लेके।
जो इनकम। तो कांग्रेस नेता सुशील कुमार ने मतदान किया। महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने वोट डाला है। आपको बताएं कि प्रणीति शिंदे ने वोट डाला है। बीजेपी पर जमकर बरसी हैं प्रणीति शिंदे। लोगों में, इनका कहना है कि लोगों में भाजपा के खिलाफ बहुत गुस्सा है और आज लोकशाही की जीत होगी, ऐसा प्रणीति शिंदे ने। एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। जंगीपुर के एक मतदान केंद्र पर विवाद हुआ। बीजेपी उम्मीदवार की टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट से झड़प हुई है। बड़ी खबर बता रहे पश्चिम बंगाल से। जो चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत, वही उम्मीदवार के साथ तो जनता के साथ कैसा व्यवहार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। जंगीपुर में एक मतदान केंद्र पर विवाद हुआ है। चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत, उम्मीदवार के साथ ऐसा व्यवहार तो जनता से कैसा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बीजेपी उम्मीदवार की टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट से झड़प हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार ने लगाया धमकाने का आरोप। बड़ी खबर, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। देखिए, एक प्रार्थी को भाजपा हम प्रत्याशी हूं, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट ठेठ कर रहा है बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट का जगह में, जो वोट केंद्र हो उस जगह में। आप सोच सकते हैं एक प्रत्याशी को जैसे। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। मनसुख मंडाविया ने मतदान किया है। पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से है बीजेपी उम्मीदवार। बड़ी खबर बता रहे हैं, मेरी कामना 400 से फिर एक बार मोदी सरकार 400 प्लस जाने की बात की है मनसुख मंडाविया ने। आपको बता दें कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेरी कामना है कि 400 प्लस से भी ऊपर जो है फिर एक बार मोदी सरकार। तो मनसुख मंडाविया ने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। जब मैं वोटिंग कर रहा था, मेरे मन में भारत माता की सफलता, विकसित भारत और आम जनता की सुखाकारी और आम जनता के जीवन की सरलता नरेंद्र मोदी के शासन में सुनिश्चित हुई है। इसलिए मेरी कामना है कि 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। जब मैं वोटिंग कर रहा था, तो जैसा कि लगातार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 11 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। ये 10 लोकसभा सीट है फतेहपुर सीकरी, आमला, हाथरस, एटा, आगरा, बरेली, संभल और फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी महत्वपूर्ण सीट, जहां से डिम्पल यादव चुनाव मैदान में हैं। तो लगातार हम इन सीटों के बारे में आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हैं, बरेली से अंकुर, संभल से रामपाल और आपको बताएं कि बदायूं से प्रशांत राव, साथ ही साथ अनूप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। और बाकी सारी इन सीटों का पूरा विश्लेषण अनूप मिश्रा और प्रशांत राव करेंगे। लेकिन जहां पर हमारे संवाददाता अभी पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, पहले उनका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले अंकुर, बरेली आपको लिए चलते हैं। बरेली, जहां पर अंकुर हमारे संवाददाता मतदान केंद्र के बाहर हैं। अंकुर, हम जानना चाहेंगे कि इस समय मतदान केंद्र की क्या स्थिति है।
लगातार प्रथम और दूसरे चरण में कम मतदान हुए हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार मतदान केंद्र गुलजार हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं औला लोकसभा के उस एक स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पे आपसे थोड़ी ही देर पहले जो बीजेपी के सांसद उन्होंने यहाँ पर अपने मत का जो वोट का अपना वो वोट कास्ट किया है। और मेरे पीछे देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो मत के अधिकार के लिए लोग अपना प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ खड़े हैं। और जिस तरीके से जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वो लोग यहाँ पर अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी है, गर्मी का फिलहाल यहाँ पर कोई असर ऐसा खासा दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है और जो लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी वोट का कास्ट करने के लिए, लोग यहाँ पर भारी संख्या पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने के आसार होंगे। चुनाव आयोग ने क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं? जैसे कि छत्तीसगढ़ में तो मतदाताओं को बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगाए गए हैं, छाया की व्यवस्था की गई है। क्या स्थितियां हैं वहां पर आपके बरेली में? देखिए, अगर पोलिंग बूथों की बात करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई प्रशासन की तरफ से, जो व्यवस्थाएं की गई, यहाँ पर अगर जो बुजुर्ग हैं उनको व्हीलचेयर से ले जाने की, पोलिंग बूथ तक उनको व्हीलचेयर से ले जाने की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग यहाँ पर गर्मी है, क्योंकि गर्मी का जो यहाँ पर ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी को देखते हुए ORS का घोल भी यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस तरीके से क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही, कहीं ऐसा ना हो गर्मी की वजह से किसी को चक्कर आ जाते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके से प्रशासन की तरफ से लोगों का पूरा इंतजाम भी किया गया। कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा कि वो अपने मत का अधिकार करने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित पटेल। सुमित जी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप यहाँ पर वोट डाल रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, ये मेन मुद्दा। एक बड़ा चुनाव है, ये बहुत बड़ा चुनाव। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? और सौरभ जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर वोट कास्ट? बीजेपी अच्छे काम कर रही है, बात पार्टी की नहीं है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? मुद्दे क्या रहेंगे? बड़ा चुनाव है। रोजगार है, बेरोजगारी है, किसान है, तो किसानों को लेकर तो वही देखिए जो मुद्दे हैं, खासतौर से बरेली के मुद्दों की अगर बात की जाए, लोग किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों की बात करें। क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, उसके लिए लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जिस तरीके से बढ़ के अभी वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। जी, अच्छी बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी सामने नहीं आई है, जैसे ही आएगी तो आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा लखनऊ। कुल मिलाकर के जो मतदान का प्रतिशत है, लगता है कि इस बार बढ़ेगा। क्या स्थितियां रहेंगी क्या नहीं, हम इस पर अनूप मिश्रा और प्रशांत राव से लगातार बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम रामपाल के पास जाना चाहेंगे। संभल लोकसभा सीट के मतदान केंद्र के बाहर शायद खड़े हैं, क्या स्थितियां हैं वहां की, संभल की? बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ संभल में सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं पहुंच रहे हैं सुबह 7 बजे से ही। हालांकि जो अभी गर्मी दिखाई दे रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इस समय मतदाता पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए, अपने सांसद चुनने के लिए मत स्थल पर पहुंच रहे हैं और उत्साह मतदाताओं में दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ के जो मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दे यहाँ के विकास के हैं, तमाम विकास के मुद्दे हैं, संभल को डेवलपमेंट करने के मुद्दे हैं, क्योंकि संभल एक ऐतिहासिक शहर है। संभल में रेलवे लाइन से लेकर के तमाम मुद्दे यहाँ के रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष को। इनके जो कार्यकर्ता हैं इनसे बात की हमने, तमाम तरह के जो मतदाता हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। लेकिन अब तक जो निर्णय लेकर के आया है, संभल को डेवलपमेंट करने की बात कही गई है, सामने निकल कर आई है। विकास के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। तो यहाँ पर जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग के लिए, अपना सांसद चुनने के लिए मत का प्रयोग करने के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, अपना सांसद चुनने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था है? रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला है। अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। शाह ने जो है गांधीनगर लोकसभा सीट से, आपको बता दें कि उम्मीदवार भी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गुजरात से जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला है। अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया है। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मतदान केंद्र में पहुंच करके अमित शाह ने मताधिकार का प्रयोग किया और सब अपनी पत्नी के साथ वहां पर ये पहुंचे थे। आप देख सकते हैं दोनों कितने प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गुजरात से, जहां आपको बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने जो है वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र स्थित बूथ पर जाकर मतदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लड़ रहे हैं यहां से चुनाव। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको गुजरात से, जहां गांधीनगर संसदीय क्षेत्र स्थित बूथ पर जाकर भूपेंद्र पटेल ने अपने मत का प्रयोग किया है, उन्होंने वोटिंग की है। तो सीएम भूपेंद्र पटेल ने यहाँ पर मतदान किया, क्या कुछ कहा है मतदान के बाद, आइए सुनते हैं। आज तीसरे तबक्का का मतदान हो रहा है। मैंने भी मतदान कर दिया है और लोकशाही में मतदान करना हमारी पवित्र फर्ज है। आप सब खूब भारी मात्रा में मतदान कीजिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत का निर्माण के लिए मतदान कीजिए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर गुजरात से बता रहे थे, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने मत का प्रयोग किया है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र स्थित बूथ पर जाकर उन्होंने वोट डाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको गुजरात से। चलिए अब अपने संवाददाताओं की तरफ रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अभी रामपाल से हमारी बात हुई थी, जो संभल लोकसभा सीट का ब्यौरा दे रहे थे। अब दो और हमारे साथी जुड़ चुके हैं, ज्ञान सिंह बदायूं से और मैनपुरी से उमाशंकर। उमाशंकर, हम आपके पास आना चाहेंगे। उमाशंकर, मैनपुरी एक हॉट सीट है, क्या स्थितियां हैं वहां अभी मतदान केंद्र पर? मतदाताओं की उपस्थिति का क्या हालचाल? इस समय सर मतदाताओं की संख्या बिल्कुल है और यहाँ पर वोट डला रहा की बात तो पूरे पोलिंग बूथ पर इस समय मुस्तैदी के साथ लगभग 10% यहाँ पर मतदाता अपना मत डाल बराबर सर यहाँ पर हो रहा है। काफी व्यवस्था यहाँ के मतदान के लिए परेशानी कर रखी है। इसी प्रकार से कोई भी दिक्कत मतदाता को ही हो रहा है। जी, चुनाव आयोग ने जो भी इंतजामात कर रखे हैं उसके बारे में ये बता रहे थे। रुक करेंगे बदायूं की तरफ, ज्ञान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह, मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है बदायूं में? देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं मतदान केंद्रों की लिए पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहा है और यहाँ पर वोट 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। हर बूथ सेंटर पर प्रशासन बार बार जाकर और बदायूं के एक विधानसभा सहसमान पड़ती है, वहाँ पर एसएसपी आलोक प्रदर्शी भी और डीएम मनोज कुमार भी जाकर बूथों का मुआयना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 7 बजे से मतदाता अपना मत करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर बूथ पर स्थिति ठीक है और प्रशासन की हर बूथ पर अच्छी सुविधाएं हैं। क्या लगता है कि पिछले चरण से इस बार मतदान कुछ ज्यादा होगा? मैं आपको बता दूं पिछले चरण में कम प्रत्याशी थे, इस बार 11 प्रत्याशी हैं और हर पंचवर्षीय से हर विधानसभा से इस लोकसभा में ज्यादा मतदान की संख्या बढ़ा दी गई है और मतदान भी ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे
जो साथी हैं अनूप मिश्रा और प्रशांत राव दोनों जुड़े हुए हैं। आपके पास पूरे प्रदेश की रिपोर्ट अब तक तो पहुंच गई होगी और हम समझते हैं कि आप बेहतर कुछ और बता पाएंगे उत्तर प्रदेश के इस तीसरे चरण के चुनाव के संबंध में। तो जहां तक अगर जो देखा जाए तो अनूप मिश्रा, हम पहले आपके पास आएंगे और उसके बाद प्रशांत राव आपके पास। तो अनूप मिश्रा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि इस बार इंडी गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है और इंडी गठबंधन से जो जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें मैनपुरी में सपा से डिंपल हैं, फिरोजाबाद से सपा से अक्षय यादव हैं और अगर जो यही देखा जाए कि बदायूं से सपा से आदित्य यादव हैं। तो इन सीटों पर अगर जो देखा जाए ये लगभग हॉट सीटें हैं और ये कई परिवार से माना जा सकता है कि टिकट सपा से जो लड़ रहे हैं ये कई परिवार से हैं। क्या कुछ स्थितियां हैं यहाँ पर, अगर जो देखा जाए मुद्दे क्या रहे हैं यहाँ पर? जी देवेंद्र जी, देखिए बिल्कुल तीसरे चरण का चुनाव की जो आहूति है आज उसका समय है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार अभी तक हुआ है उस आम आंकड़ों की यदि बात की जाती है तो जैसे मैनपुरी की बात की जाती है, फिरोजाबाद की बात की जाती है या फिर बदायूं की बात की जाती है। बदायूं से जो आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, वही अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि शिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं, और मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रहे हैं जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है। तो ये कह सकते हैं कि तीनों जो वो प्रत्याशी हैं वो एक ही परिवार से आते हैं और तीनों की कह सकते हैं साख दांव पर लगी है। फिरोजाबाद की बात करते हैं तो फिरोजाबाद में जो अक्षय यादव हैं वो वहां पर जो है काफी भारी महसूस पड़ रहे हैं। पूर्व में भी हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वहां पर जो परिस्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही क्योंकि शिवपाल चाचा वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और शिवपाल इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। तो एक कह सकते हैं कि बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को दिख रहा है क्योंकि फिरोजाबाद में पिछली बार की यदि बात करते हैं तो फिरोजाबाद में पिछली बार शिवपाल यादव को 95,000 वोट मिले थे और मात्र 28,000 वोटों से फिरोजाबाद में अक्षय यादव को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार शिवपाल यादव चूंकि साथ में है तो इस बार समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो शिवपाल यादव अक्षय यादव के चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं, ये एक फैक्टर नजर आ रहा है। वहीं पर यदि बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करते हैं तो ठाकुर विश्वदीप सिंह जो वहां पर लड़ रहे हैं वो ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं और बसपा पे चौधरी बशीर। अब बसपा के चौधरी बशीर की बात की जाए तो बसपा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोट बैंक मिलने होते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ बसपा सेंधमारी कर सके, तो इसलिए वहां पर स्थिति थोड़ी त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर फिरोजाबाद की बात की जाए तो जी हम गोपाल भी घर घर वोट जाकर वोट मांग रहे हैं, लगातार जो है जनता के बीच बने हुए हैं। क्योंकि 2014 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी तो उनका एक क्षेत्र माना जाता है। दूसरी चीज यादव लैंड है, यादव लैंड का एक फायदा उनको जरूर मिल रहा है। तो ये स्थिति वहां पर ठीक नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी की। अब चलते हैं तो मैनपुरी की बात करते हैं तो मैनपुरी में ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट मिला हुआ है और मैनपुरी पे समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पे चुनाव लड़ रही है। डिंपल यादव वहां पर सांसद रही हैं, तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ रहा है क्योंकि जयवीर सिंह वहां पे छत्री बिरादरी से आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डिंपल यादव वहां पे थोड़ा सा मजबूत प्रत्याशी के रूप में नजर आते हैं क्योंकि यादव वोट बैंक। और साथ साथ आपको बता दें मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही, वहां से कई बार सांसद रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कार्नर कह सकते हैं वो वोटरों का डिंपल यादव के प्रति आपको नजर आएगा। वहीं आदित्य यादव की बात करें तो आदित्य यादव लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। इसका एक फायदा जो है वहां पर जरूर देखने को आपको बदायूं में मिलेगा। जी अब हम रुक करेंगे अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास। आप तक तो आपके पास पूरी सीटों की जानकारी आ चुकी होगी और स्थिति क्या है, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में
डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड से हमारी जो बात हुई है उस पर ये कहा कि उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ के हर मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और छाया की व्यवस्था है, यानी कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, प्राइवेट गार्ड्स भी लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत राव कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। और देखिए देवेंद्र जी, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आज मतदान हो रहा है तीसरे चरण का, उसके लिए यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि धूप के समय में चुनाव हो रहा है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मतदेय स्थल है, मतदान स्थल है, वहाँ पर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है। जो वृद्धजन है या फिर जो दिव्यांग है उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ सहायक BLO भी लगाए गए हैं ताकि जो मतदान करने वाले लोग आ रहे हैं उनकी सहायता हो सके। पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से वोट डालना शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक, जब तक लोग लाइन में रहेंगे, साथ ही साथ देखा जाए कि अभी कहीं भी किसी तरीके होने की कोई भी सूचना सामने नजर नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 10 लोकसभा सीटों में अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर 8 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज पे रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही हैं। दिलचस्प मुकाबला है तीसरे चरण का और आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की 2 सीटें उसके पारिवारिक सदस्य लड़ रहे हैं, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बदायूं की सीट है। तो ऐसे में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आज दिलचस्प है और तीसरे चरण का चुनाव भी आज संपन्न हो रहा है। अगर बात की जाए अब तक के कुल मतदान प्रतिशत की, तो जो संभल में 12% मतदान हो चुका है और इसके साथ ही संभल में अगर मैं यहाँ बात करूं कि प्रत्याशियों के लड़ने की बात, पहले नंबर पर संभल में यहाँ 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं हाथरस में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, आगरा में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके साथ ही फिरोजाबाद में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं मैनपुर में 8 प्रत्याशी मैदान में है, एटा में 10, बदायूं में 11, आंवला में 9, बरेली में 13 प्रत्याशी, कुल जो है करीब 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है 10 सीटों पर। और जो ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खेल अन्य पार्टियों का बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में जो मतदान हुआ था उससे जो आंकड़े आए थे उसमें प्रत्याशियों के हजारों की संख्या में जीत का मामला सामने आया था, लेकिन इस बार जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसमें जो मतदान प्रतिशत कम होने की बात सामने आई है उससे कहीं ना कहीं जो पार्टियों की चिंताएं बढ़ी हुई थी। और अगर देखा जाए कि आप तीसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने बूथ अध्यक्षों को या फिर जो मतदान केंद्र पे एजेंट बनाए जाते हैं उनको समझाने का काम किया जा रहा था। कल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जो बूथ अध्यक्ष है उनको समझाने का काम कर रहे थे कि जो एजेंट है पोलिंग बूथ पर वो सक्रिय होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। सभी जो पार्टी के वोट हैं वो समय से पड़ जाएं, पहले मतदान उसके बाद जलपान का जो नारा दिया है चुनाव आयोग ने उसे पूरा किया जाए, ताकि जो मौसम की ठंडक है उसी दौरान जो वृद्धजन है उनका वोट पड़ जाए। और इसी के तहत यहाँ वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 20,415 यहाँ जो है मतदेय स्थल बनाए गए हैं, उन पर आज वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत जो कह रही है वो तीसरे चरण में जिस तरीके से यहाँ लगातार जो गर्मा गर्मी बढ़ रही है यहाँ मतदान को लेकर, उससे यही है कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सभी दलों का फायदा भी होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा, जिसको लेकर लगातार यहाँ निर्वाचन आयोग जो है पोलिंग स्टेशनों पर कॉम्बिंग भी कर रहा है। जो मतदाता है उन्हें भयमुक्त वातावरण। चलिए आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि एक बड़ी खबर गुजरात से सीएम भूपेंद्र पटेल ने वोट डाला है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र स्थित बूथ पर वोट डाला है। तो पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है लोगों ने। जब तो पुनः हम रुख करेंगे लखनऊ की तरफ और लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विभिन्न सीटों के बारे में तमाम जानकारी दे रहे थे। जी जारी रखिए प्रशांत राव।
देखिए तीसरे चरण में जिस तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है, इसमें 10 लोकसभा सीटों में यहाँ 12 जनपद आते हैं। अगर जिस तरीके से आगरा है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, हाथरस अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, फतेहपुर सीकरी है, बरेली है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, आंवला है और बरेली, इन सीटों पर आज मतदान जारी है। और 12 जिले आते हैं जहां पर अगर कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो इसमें 1,89,14,188 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और इन्हें अगर पुरुष आंकड़ों में देख लिया जाए तो 1,01,44,345 पुरुष वोटर हैं, तो वही 87,69,696 महिलाएं हैं और 747 यहाँ थर्ड जेंडर के मतदाता हैं जो आज यहाँ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा पोलिंग बूथों की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। पोलिंग बूथ के बाहर ही जो अन्य लोग हैं उनको रोका जा रहा है, केवल जो है मतदाताओं को पोलिंग सेंटर के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार जो तैयारियां की हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी बात ये रही, छाया की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, वृद्ध जनों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए जो है यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो विद्यालय यहाँ पर जहां भी यहाँ पर मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जो विकलांगों के लिए रैंप है उनके लिए भी वहां पर अच्छी खासी व्यवस्था की गई ताकि किसी मतदाता को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग उसने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, या किसी को कोई परेशानी आती है तो टोल फ्री नंबर पर तत्काल जानकारी दे सकते हैं। और इसके साथ ही देखा जाए तीसरे चरण में जहां अगर बात की जाए कि यहाँ जो शिकायतों के निवारण को लेकर बात है उसको लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी पोलिंग सेंटर में अगर कोई परेशानी आती है तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। अब बात अगर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चाचौड़ा से, जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। यहाँ करीब 503 मतदाता हैं, पानी नहीं तो वोट नहीं का उन्होंने नारा दिया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं चाचौड़ा से, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। यहाँ पर करीब आपको बता दें कि 503 मतदाता हैं, उन्होंने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया है। लोग अन्य जगहों पर कर रहे पलायन, ग्राम कनका नेहरू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। लोकसभा के चांचौड़ा विधानसभा के ग्राम कनका नेहरू में जहां की कुछ सभी ग्रामीण जनों ने मतदान का बहिष्कार किया है। यहां पर इस गांव में 503 मतदाता हैं जिन्होंने ये कहा कि पानी की कमी की वजह से यहाँ ना तो नहर है ना कुछ है, इसकी वजह से हम बहिष्कार करते हैं। हम ग्रामीण जनों से पूछते हैं क्या कहना है इनका। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र सिंह गुजर। क्या परेशानी है यहाँ पे? पानी की परेशानी है श्रीमान, पानी के लिए हम पूरे गांव परेशान हैं। शासन प्रशासन सबने हमें बिल्कुल मक्खी की तरह फेंक दिया उठा। क्या जनप्रतिनिधियों से बात नहीं हुई आपकी? सब जनप्रतिनिधियों से बात हो गई है। हम सीएम भोपाल शिवनारायण चौहान साहब के पास भी गए और ममता मीना हमारे साथ गई, पूरा गांव गया, ट्रैक्टरों से गए और हमें आश्वासन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आपका चाहे कुछ भी हो हम तालाब बनवा के मानेंगे। लेकिन आज तक कोई तालाब तालाब का गड्ढा तक नहीं है। अब ये बताऊं श्रीमान, क्या एक परेशानी हो हम ग्रामीणों की तो हम सेंटर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ 3 घाट करी इन राजनेताओं ने, एक नहीं करी 3 करी है श्रीमान। क्या समय प्रथम माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह ने हमारा तालाब पीपले नजदीक कोटरा का स्वीकृत किया, जिसके बाद माननीय राजा साहब। क्या परेशानी है? वोट क्यों नहीं डाला जा रहा है? पानी की परेशानी है सर, बस एक ही परेशानी है। सिंचाई के लिए पानी चाहिए। सिंचाई के लिए पानी चाहिए। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, यही समस्या है, पूरे गांव की समस्या है। कब तक आप ये समस्या समाधान हो जाएगी? किसी ने कहा क्या? कोई ने कची नहीं कहा, बस आश्वासन दिया गया है कि आप वोट डालिए आपका कुछ होगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम बद्रीलाल है सर। क्या परेशानी है? सबसे बड़ी एक ही समस्या है, एक ही पुकार है, ये देखो हाथ में 2 बाल्टी पौड़ दूं साल में, ये परेशानी है। पानी नहीं है, पानी न तो पीने का है न खेती का है, मतलब परेशान है कुल मिला के।
राधे श्याम जी, क्या परेशानी है? पानी की परेशानी है। पानी की परेशानी है। अधिकारियों से चर्चा नहीं की? हो गई, सबसे हो गई, पार्टियों से हो गई, नेताओं से हो गई, सबसे हो गई, पूरे सबसे हो गई। एक टायर चल गया चाहिए टूटलिया परी भोपाल गए। ये हमारे तो ये कहना है कनका नेहरू गांव के ग्रामीणों का कि जब तक पानी नहीं तो वोट नहीं, कोई भी मतदान नहीं करेगा जब तक कोई बड़े अधिकारी आकर हमको आश्वासन ना दे, जब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो चुनाव का बहिष्कार किया है, पानी नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है सिरोंज से, जहां आपको बता दें कि ग्राम हिनोतिया में वोटिंग नहीं हुई है शुरू। आपको बता दें कि 2 घंटे बीतने के बाद भी शुरू नहीं हुई वोटिंग। विकास न होने से ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। वहीं मतदान का बहिष्कार किया है, पानी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, जिम्मेदार नहीं ले रहे कोई एक्शन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोंज से, सिरोंज के ग्राम हिनोतिया में वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। विकास न होने से ग्रामीणों में रोष देखा जा रहा है। मतदाताओं ने जो है मतदान का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि पानी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, जिम्मेदार नहीं ले रहे कोई एक्शन। तो आइए क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण, ये भी सुन लेते हैं। परेशानी ये आ रही है, यहाँ काफी समय से पानी नहीं है। और ना तो लग रहा है पानी की परेशानी। कौन सा गाँव? पानी की परेशानी कब से है? तो ये लोगों की क्या समस्या है जिस कारण से ये वोट नहीं दे रहे हैं? समस्या इनने बताई नहीं, आज बताइए। कौन कह रहा है? पहले आपको पता नहीं था? आप कभी ग्राम में आए नहीं क्या? हम 3 माह पहले आवेदन मीडिया तो पोलिंग बूथ 166 पर मकरोनिया में लोगों से चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है खातेगांव से। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लगी कतार। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में मतदान करने पहुंचे लोग। वहीं एसपी देवास संपत उपाध्याय ने लिया जायजा। तो बड़ी खबर बता रहे खातेगांव से, जहां मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भीषण गर्मी में भी मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एसपी देवास संपत उपाध्याय ने जो है निरीक्षण किया है और जायजा लिया है। भीषण गर्मी में मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर ग्वालियर से ईवीएम खराबी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मतदान 278 पर ईवीएम खराब हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको ग्वालियर से, लोग परेशान हो रहे हैं, मतदाताओं की लगी लंबी लंबी लाइन। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, ईवीएम खराब होने की यह खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान 278 पर ईवीएम खराब हुई है। लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं, मतदाताओं की लगी लाइनें। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जशपुर से, जहां वोटर्स पर मधुमक्खियों का हमला हुआ है, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों की हालत बताई जा रही है गंभीर। तो बड़ी खबर बता रहे जशपुर से, जहां वोटर्स पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे मतदाता। आपको बता दें कि 1 घंटे तक मतदान को रोका गया है। आरा हाई स्कूल का पूरा मामला है। ये मरीज आरा से रेफर होकर आए हैं। जी 108 में लेकर आए और वहाँ पता चला कि मधुमक्खी काटा है। 5 लोग आए हैं। जी अभी और लोग आ रहे थे? 2 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। स्थिति सबकी ठीक है। एक महिला को इंजेक्शन नहीं लगा था, थोड़ा वहाँ दिक्कत हो रहा था। अभी ठीक है, इंजेक्शन लगने लगा। अभी और भी लोग आ रहे हैं क्या? सुनने में तो आ रहा है कि कुछ और आ सकते हैं। ये सब कहाँ गए थे, कुछ जानकारी नहीं? वैसे कहाँ पर काटा है? जानकारी नहीं बताया। तो
1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला हुआ है। हम लगातार आपको मतदान से जुड़ी, तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी प्रत्येक खबरों से लगातार अवगत कराते रहेंगे, लेकिन वक्त को चला ब्रेक के बाद जल्द वापस।